Welcome students again in my YouTube channel. This is the second part of the third chapter of Indian economic development. Hope you are enjoying online studies. Kindly subscribe my YouTube channel and like it also if you didn't for the further notification. Today we will discuss about the problem of Indian agriculture. कि इंडियन एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इसके बाद एक और हम इसका मेजर जो क्वेश्चन है चैप्टर का वो लेंगे. 30 मिनट्स का अप्रोक्सीमेट ये वीडियो होगा. देन द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर फर्स्ट इज लैक ऑफ परमानेंट मीन ऑफ इरिगेशन. इसका मतलब होता है हमारे यहाँ पे जो वाटरिंग टू द प्लांट्स हैं, क्रॉप्स है, खेतों में पानी पिलाने वाला जो सिस्टम है वो परमानेंट नहीं है. ड्यू टू द लैक ऑफ द परमानेंट मीन ऑफ इरिगेशन स्टिल वी डिपेंड ऑन रेनफॉल. हम रेनफॉल पे डिपेंड होते हैं. परमानेंट मीन ऑफ इरिगेशन आर एक्सट्रीमली डेफिशिट. इसकी बहुत कमी है और ड्यू टू द लैक ऑफ दिस परमानेंट सिस्टम जो आउटपुट है हमारा वो रेनफॉल पे डिपेंड होता है. डिपेंडेंस ऑन द रेन वाटर मेक इंडियन एग्रीकल्चर एक्सट्रीमली वनरेबल. ये इसको वनरेबल बना देता है. इसका मतलब है गुड रेनफॉल ब्रिंग गुड हार्वेस्ट. भी बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी. वाइल ड्रॉट कॉज अ सब्सटेंशियल लॉस ऑफ आउटपुट. और ड्रॉट मतलब अकाल, अगर बारिश अच्छी नहीं होती तो उससे एग्रीकल्चर आउटपुट में लॉस होता है. स्टेबिलिटी इन एग्रीकल्चर आउटपुट रिक्वायर्ड दैट परमानेंट मीन ऑफ इरिगेशन आर डेवलप्ड अक्रॉस ऑल द कंट्री. कि हमको एग्रीकल्चर में स्टेबिलिटी लाने के लिए पूरे कंट्री में परमानेंट मीन ऑफ इरिगेशन को डेवलप करना पड़ेगा. सो इट इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम. देन सेकंड इज डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस. किसानों को जो लोन है, जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, उसकी भी काफ़ी हमारे यहाँ कमी है. डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस another major problem facing Indian agriculture. For bulk of their financial need, the small farmer depend upon the non-institutional source including महाजन, मनी लेंडर एंड द लैंडलॉर्ड. वो आज भी अपने लोन के लिए जो शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म लोन होते हैं वो किसान या तो महाजन से लेता है, मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड से. दे चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जिससे फार्मर्स का मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड से लोन लेने के बाद इनको बड़ा अमाउंट इंटरेस्ट में देना पड़ता है. तो इनका जो प्रॉफिट होता है इसका एक बड़ा हिस्सा उस इंटरेस्ट को चुकाने में चला जाता है. इंस्टीट्यूशनल जो फाइनेंस है, रेफरिंग टू द फाइनेंस बाय द बैंकिंग एंड द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है इज़ एक्सट्रीमली स्कार्स. ये आज भी गाँव में कम है, सिटीज़ में तो फिर भी मिल जाता है. रिलेशन टू नीड ऑफ द फार्मर, मतलब फार्मर की जो लोन लेने की नीड है, जितनी आवश्यकता है उससे अगर मैच करते हैं तो ये लोन वगैरह क्रेडिट अवेलेबिलिटी स्केर्सिटीज़ की देखने को मिलती हैं. लैक ऑफ द फाइनेंशियल हिंडर द ग्रोथ ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर. और जब लैक ऑफ फाइनेंस होता है तो इंडियन एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है वो इसमें कहीं ना कहीं छुप जाता है. हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लीड टू द विशियस सर्कल ऑफ द पॉवर्टी. और जब वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी लेंडर वगैरह से उधार लेते हैं तो इससे किसानों की जो पॉवर्टी है इसका एक विशियस सर्कल तैयार होता है. मतलब किसान इस दलदल में फंस जाता है और वो गरीबी के इस चक्र से नहीं निकल पाता. नंबर थर्ड आता है कॉन्वेक्शनल आउटलुक. कॉन्वेक्शनल आउटलुक टुवर्ड्स फार्मिंग इज येट अनदर प्रॉब्लम इंडियन एग्रीकल्चर. कि इंडियन एग्रीकल्चर में इसका जो आउटलुक है वो भी आज ट्रेडिशनल है. Nobody want to be a farmer in future. Everybody want to be doctor, engineer, CA, teacher, etc, banker. वो कुछ भी बन जाएगा बट कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहता उसका बच्चा क्या है, फार्मर बने. तो इसको ऐसा मान लिया कि कोई शान से ये नहीं बोल पाता माय पेरेंट्स इज फार्मर. ये आउटलुक है. डिस्पाइट इनोवेटिव फार्म टेक्नोलॉजी एंड फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस, इंडियन फार्मर कंटिन्यू टू रिले ऑन द कन्वेक्शनल विजडम. वो आज भी कन्वेक्शनल विजडम पे है. साइंटिफिक फार्मिंग, ये टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा किसानों को पता नहीं है. ही कंटिन्यू टू कंसिडर फार्मिंग मोर एज मीन ऑफ सब्सटेंसेस. मतलब आज भी किसान इसको अपने खाने के लिए अनाज उगाना ऐसा सब्सिस्टेंसेस फार्मिंग समझता है. एंड लेस एज द बिजनेस वेंचर. मतलब लोगों ने फार्मिंग को बिजनेस वेंचर में नहीं लिया है. जब तक हम इसको ऐसा नहीं समझेंगे कि हम एग्रीकल्चर को एक बिजनेस वेंचर मान सकते हैं
और इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, तब तक इस तरफ ध्यान लोगों का कम जाएगा। अकॉर्डिंगली ही कंटिन्यू टू फोकस ऑन द क्रॉप्स विच ऑफर हिम फूड स्केर्सिटी रादर देन दोज विच यील्ड हाई प्रॉफिट। मतलब अकॉर्डिंगली हम किसके साथ कंटिन्यू टू फोकस ऑन द क्रॉप्स विच ऑफर हिम फूड, किसान उन फसलों को ज़्यादा उगाते हैं जिससे कि उसको खाने के लिए अनाज होता है। कमर्शियल जो फार्मिंग है उसकी आज भी कमी दिखती है। देन प्रॉफिट मेकिंग वाला, तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए तो कमर्शियल क्रॉप्स उगानी है, जैसे कॉटन, शुगर कैन, दे आर कमर्शियल क्रॉप्स, मतलब इनको उगा के बाजार में बेचा जाता है। तो आज भी हम सब्सिस्टेंसेस फार्मिंग की तरफ देखते हैं। द टिपिकल इंडियन फार्मर इज रिलुकेंट टू ग्रो एज एन एंटरप्रेन्योर, ही अवॉइड्स अंडरटेकिंग रिस्क फॉर प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट के लिए जो रिस्क है उसको नहीं लेना चाह रहा है। तो हमें प्रॉफिट कमाने के लिए एग्रीकल्चर में रिस्क लेना है। इसका मेजर रीज़न क्या होता है, ये रेनफॉल पे डिपेंड है। किसानों को पता है बहुत मेहनत करने के बाद भी फसल, अब या तो बारिश नहीं आती, या कभी बे टाइम बारिश हो जाती है, या कभी ओले गिरने लगते हैं, उनकी फसल खराब हो जाती है। तो वो रिस्क प्रॉफिट टेकिंग के लिए नहीं लेना चाहता है। तो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम। फिर आता है स्मॉल एंड स्क्रेटेड लैंड होल्डिंग्स। ये भी एक बड़ा इशू है कि छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े हैं, बड़ा फार्म नहीं है, तो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स पे हैं, उस पर फसल उगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, इकोनॉमिकली नहीं होता है। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। होल्डिंग्स इन इंडिया आर नॉट ओनली स्मॉल बट स्क्रेटेड, ये छोटी तो है पर स्क्रेटेड मतलब एक टुकड़ा यहाँ है दूसरा वहाँ है, तो फार्मर यहाँ पे देखे कि वहाँ देखे। एक ही किसान के पास ज़मीन तो है खूब सारी, पर वो टुकड़ों में अलग अलग जगह, तो उसको खेती करना बड़ा मुश्किल होता है। स्मॉल होल्डिंग्स डू नॉट अलाउ द यूज़ ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इन स्मॉल होल्डिंग्स वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट द साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर, थ्रेशर। छोटे से खेत के लिए ट्रैक्टर बहुत महंगा आता है, उसको कहाँ से लें, थ्रेशर कहाँ से खरीद लें। स्क्रेटेड होल्डिंग्स इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब जब स्क्रेटेड होल्डिंग एक खेत यहाँ है दूसरा वहाँ है, तो उससे मैनेजमेंट जो खेती बाड़ी करते हैं उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। दिस कॉन्ट्रीब्यूट टू द बैकवर्डनेस ऑफ फार्मिंग एंड पॉवर्टी। इससे बैकवर्डनेस और पॉवर्टी हमारे फार्म मैनेजमेंट में बनी रहती है। नंबर 5 आता है एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशन। इसका मतलब होता है एग्रेरियन जो रिलेशन है, रेफर टू द बिजनेस रिलेशन बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। आज भी खेत के मालिक कोई और है और वो लेबर को हायर करके उसमें खेती करवाते हैं। तो जो लेबरर हैं वो टेनेंट्स कहलाएंगे। तो दोनों के बीच का रिलेशन जो है वो एक्सप्लॉयटेटिव है। जो लैंडलॉर्ड है वो टेनेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन करता है, उसको कम से कम वो देता है। लैंडलॉर्ड डू नॉट वांट टू शेयर द बिग पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विद द टेनेंट्स। उनको सिर्फ बियर सब्सटेंसेस, 2 टाइम खाना उनको मिलता है, 2 स्क्वायर मील। मोस्ट लैंडलॉर्ड आर एब्सेंट लैंडलॉर्ड। ज़्यादातर लैंडलॉर्ड एब्सेंटी लैंडलॉर्ड है, मतलब वो अपने खेतों पे जाते नहीं हैं, खुद मेहनत नहीं करते हैं, वो वहाँ पे जो टेनेंट्स हैं उनसे मेहनत करवाते हैं। दे सेल्डम डू फार्मिंग देमसेल्फ रिलाइंग ऑन रेंटल इनकम। मतलब उन्होंने तो अपना खेत लीज पे दे दिया है, अब दूसरा आदमी उस पर खेती करेगा। जब फसल तैयार होती है तो वो उसका बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, और जो खेती बाड़ी करता है उसको मिनिमम 2 टाइम के खाने जितना अनाज मिलता है। दे टेंड टू एक्सप्लॉइट देयर टेनेंट्स हु आर एक्चुअल टिलर ऑफ द सॉइल। जो एक्चुअल टिलर होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है, बाय द वे ऑफ हाई रेंट एंड रेंटेड चार्जेस। उन्होंने इनका रेंट और रेंटेड चार्जेस लगाया हुआ है हैवी, कि जो खेती करता है वो तो बेचारा गरीब बना रहता है। हैवी पेड exorbitant rent to the absentee landlord, the tiller of the soil are left with little surplus for further investment। तो जो स्मॉल फार्मर हैं उनके पास फर्दर एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं बचता है, ठीक, क्योंकि उनके पास सरप्लस होता ही नहीं है। अकॉर्डिंगली लैंड कंटिन्यू टू बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ सब्सटेंसेस और एज द मीन्स ऑफ लिवलीहुड। तो किसान उसको सिर्फ लिवलीहुड का साधन मानता है कि उसको खाना पीना 2 टाइम मिलता रहे। देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर। अगर टेनेंट्स के पास सरप्लस कुछ होता, देन दे विल थिंक अबाउट द इम्प्रूवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर में वो इम्प्रूव करने के लिए सोचते हैं रादर देन द सोर्स ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, और नहीं वो एग्रीकल्चर को एज अ बिजनेस लेते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। देन नेक्स्ट, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम, ये 6th वाला प्रॉब्लम है। आज भी इंडिया में जो मार्केटिंग सिस्टम हालांकि डेवलप्ड हुए हैं अंडर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, कई अनाज मंडियां हैं, गवर्नमेंट ने एमएसपी भी डिक्लेयर किया, बट दे आर नॉट इनफ। आज भी कई जगह पे जब किसान फसल बेचने जाता है देन दे आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इज़ हाईली अनऑर्गेनाइज, वो हाईली अनऑर्गेनाइज है, मतलब यहाँ आज भी प्राइवेट जो लोग हैं वो अनाज खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट का सिस्टम डेवलप्ड हुआ है पर पूरी जगह नहीं हुआ है। A vast majority of the small farmer continue to sell their output in the local market and reduce rates। आज भी जो फार्मर्स हैं वो अपने आउटपुट को, मतलब अपने अनाज को लोकल मार्केट्स में रिड्यूस रेट जो कि एमएसपी से कम होती है उस पर बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। टू द लार्ज एक्सटेंट दिस इज़ देयर कंपल्शन, ये उनकी मजबूरी होती है, बिकॉज फार्मर डू नॉट हैव अ कैपेसिटी टू स्टोर देयर क्रॉप्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। काटने के बाद उस फसल को स्टोर करने के लिए उनके पास गोडाउन या फैसिलिटी नहीं है, तो उनको डिस्ट्रेस सेल में जाना पड़ता है। डिस्ट्रेस सेल का मतलब होता है इमीडिएट सेल, बिकॉज फार्मर डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू स्टोर देयर क्रॉप्स, तो उनको इमीडिएट उसको बेचना पड़ता है, जो काफ़ी सारा पैसा उनको चुकाना होता है, इमीडिएट पैसे की आवश्यकता होती है, तो उनको कम कीमत पे बेचना पड़ता है। मतलब दे कांट वेट फॉर द हाई प्राइस, दे आर ऑब्लाइज टू सेल देयर प्रोडक्ट टू द महाजन। कई बार तो महाजन वगैरह जिनसे लोन लिया होता है उन महाजन को वो फसल बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, एंड मनी लेंडर्स को इन द लोकल मार्केट इन रिटर्न फॉर द लोन्स दे रेस फ्रॉम दीज मिडिलमैन, क्योंकि उन्होंने इन मिडिलमैन से लोन दिया होता है तो उन्हीं को फसल बेच देते हैं और वो कम कीमत पे खरीद ली जाती है। तो दिस इज़ अनदर बिग प्रॉब्लम। Briefly, agriculture in India faces a number of problems ranging from production to the marketing of crops. At the level of production, modern inputs are not judiciously used, because of which productivity remains low, जिससे productivity काफ़ी low रहता है। At the level of marketing, the bulk of small holders fail to get a remunerative price for their crops because of the lack of organized marketing system। अब ये सब कुछ प्रॉब्लम जो है, मार्केटिंग सिस्टम नहीं होता तो उनको कॉम्प्रोमाइज़ करके कम प्राइस पे बेचना पड़ता है, तो मार्केटिंग सिस्टम तो डेवलप करना पड़ेगा, ये बड़ी प्रॉब्लम है। एट द लेवल ऑफ जो प्रोडक्शन है, मॉडर्न इनपुट्स आर नॉट जुडिशियली, जो अब छोटे छोटे खेत है तो मॉडर्न जो इनपुट हैं, साइंटिफिक फार्मिंग है, इसको जो फार्मर्स है वो प्रैक्टिस में नहीं ला पा रहे हैं। वो ये आज भी गोबर का खाद लगा रहे हैं बिकॉज दे डोंट हैव द क्रेडिट, उनके पास पैसा नहीं है बाजार से केमिकल फर्टिलाइज़र को खरीदने के लिए, लोन उनको मिल नहीं पाता है। सो दीज आर द 6 प्रॉब्लम। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इंडियन एग्रीकल्चर, तो ये उसका आंसर होगा 6 पॉइंट्स। नाउ कम टू द एग्रेरियन रिफॉर्म्स। एग्रीरियन रिफॉर्म से आते हैं रिफॉर्म इन इंडियन एग्रीकल्चर। आफ्टर इंडिपेंडेंट कौन कौन से रिफॉर्म हुए, चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द फ्लो चार्ट ऑफ दिस रिफॉर्म। तो इन दिस फ्लो चार्ट द रिफॉर्म जो है आफ्टर इंडिपेंडेंट, दे आर कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज टेक्निकल रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड जनरल रिफॉर्म। इनको 3 रिफॉर्म्स में हमने लिया है, वो है अपने पास टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल और जनरल रिफॉर्म। ठीक, अब टेक्निकल रिफॉर्म में अपने पास जो आते हैं 5 पॉइंट्स आते हैं। यूज़ ऑफ HYV सीड, use of chemical fertilizer, use of insecticide and pesticides, and D scientific farm management and mechanized mean of cultivation। ठीक, इनको डिटेल में अभी पढ़ेंगे 1 by 1 पॉइंट। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या है, अपने ये 5 हैं। अगर वो टेक्निकल रिफॉर्म पूछता है देन यू हैव टू राइट अबाउट दीज 5 पॉइंट्स। देन सेकंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म आर ऑल्सो कॉल्ड लैंड रिफॉर्म भी इनको बोला जाता है। इसमें क्या आता है, अपने पास नंबर फर्स्ट आएगा एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, मतलब जो मनी लेंडर थे या लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, इनको एबोलिश किया गया। दूसरा रेगुलेशन ऑफ रेंट, जो किसानों से लिए जाने वाला रेंट था उसको रेगुलाइज किया गया, मतलब वो रेगुलर वो बना रहेगा, उसको मिनिमम डिसाइड किया गया।
फिर आता है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, जो स्मॉल जो कंसोलिडेट लैंड्स थी, टुकड़ों में बटी हुई ज़मीन थी, उसको कंसोलिडेट किया गया, मतलब मिला के एक बड़ा फार्म बनाया गया। डी आता है सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग्स, मतलब लैंड होल्डिंग्स, जो एक आदमी के पास ज़मीन है उसकी मैक्सिमम लिमिट को तय किया गया कि उससे ज़्यादा वो ज़मीन नहीं रख सकता है। अगर किसी पर्सन के पास वो जो डिसाइड लिमिट से ज़्यादा अगर लैंड होती है तो उसको गवर्नमेंट ने उससे लिया और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किस में किया, जो लैंडलेस जो फार्मर थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब होता है जो स्मॉल स्क्रेटेड लैंड हैं जो किसानों के पास, वो अपनी ज़मीनों को आपस में मिला के 3-4 किसान मिल के उसमें खेती करें, जिससे कि वो उसको प्रोडक्टिव बना पाएँ और प्रॉफिटेबल बना पाएँ। फिर आता है जनरल जो रिफॉर्म्स है हमारे, इसमें आता है एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाया गया, परमानेंट मीन ऑफ जो इरिगेशन है उसको डेवलप्ड किया गया। दूसरा आता है प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट है, मतलब किसानों को क्रेडिट की जो अवेलेबिलिटी थी वो करवाया गया। बैंक की ब्रांचेज जो थी ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरिया में खोली गई। नाबार्ड बैंक जैसे ये रूरल जो बैंक है आप देखते हैं, जयपुर में थार ग्रामीण बैंक है, कई ऐसे ग्रामीण बैंक खोले गए जो कि उनका मेन मोटिव था एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन एक्टिविटी को बढ़ाना। फिर थर्ड आता है रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज, जो रेगुलेटेड मार्केटिंग था और कोऑपरेटिव जो मार्केटिंग सोसाइटीज़ को डेवलप किया गया कि किसान अपनी फसलों को बेच पाए आसानी से। फिर आता है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, गवर्नमेंट का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था MSP उसको डिक्लेयर करना टू प्रमोट द फार्मिंग। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ऑल दीज रिफॉर्म्स वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक टेक्निकल रिफॉर्म्स। तो अपना फर्स्ट आता है टेक्निकल रिफॉर्म। फॉलोइंग स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट टू अपग्रेड द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया। अब जो फार्म टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक फार्मिंग डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें डेवलप की। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ ऑफ HYV सीड। सिंस 1965 जो था हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स हैव रिप्लेस द कॉन्वेक्शनल वेराइटी। कॉन्वेक्शनल वेराइटी को उन्होंने रिप्लेस किया। अब कॉन्वेक्शनल वेराइटी क्या था कि किसान जब फसल उगाता था तो उसी फसल में से कुछ अनाज को रख लिया जाता था। नेक्स्ट जो क्रॉप सोइंग सेशन आएगा फसल उगाने का, उसमें उसी फसल को एज अ बीज इस्तेमाल कर लिया जाता था। जैसे गेहूं का सारा गेहूं इस्तेमाल हो गया, बेच दिया, पर उसमें से 150 किलो गेहूं को रख लिया गया कि नेक्स्ट सेशन में उसी को खेतों में बिखेर दिया जाएगा और फिर पूरे खेत में फसल उगेगा। बट कॉन्वेक्शनल वेराइटी से क्या था, जो प्रोडक्टिविटी लैंड का था वो कम हो जाता था। और बाय यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी, ये बाजार में मिलता है, दे आर कॉल्ड साइंटिफिक सीड्स। इनको खेतों में उगाने से क्या है, जो प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टर वो बढ़ जाती है, 5 टाइम्स हो जाती है लगभग। तो 1965 के बाद HYV सीड्स को प्रमोट किया गया। HYV सीड स्पेशली रिलेटेड टू व्हीट, बाजरा, राइस, मेज, ज्वार, कॉटन। तो हाई यील्डिंग जो वैरायटी थी वो किस किस फसलों के लिए तैयार की गई, वो था राइस, मेज, ज्वार, ये बाजरा, व्हीट, कॉटन के लिए। हैव लेड टू द सब्सटेंशियल राइज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। और HYV सीड ने इन फसलों की क्रॉप प्रोडक्टिविटी को काफ़ी बढ़ा दिया। दिस ब्रेक थ्रू इज़ पॉपुलरली नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन, और इसी को ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। ये शायद सेकंड या थर्ड जो हमारा 5 ईयर प्लान था 1965 में, जो 5 ईयर प्लान था उस टाइम इसको कुछ अडेप्ट किया गया था। और दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। नेशनल सीड कॉरपोरेशन हैव बीन सेट अप टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ HYV सीड्स। HYV सीड्स की ग्रोथ जो थी इसको प्रमोट किया गया। नेशनल सीड कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश किया गया, सेटअप किया गया। इन 2016-17 नियरली 6,20,743 क्विंटल ऑफ सर्टिफाइड सीड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इतना जो क्विंटल सीड था HYV सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। दिस इज द डेटा अमंग फार्मर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में। तो ये डेटा आपको याद रखना है।
जब HYV सीड का पॉइंट आएगा तो यू शुड मेंशन दिस डेटा इन योर आंसर, ईयर वाइज आपको लिखना पड़ेगा। फिर थर्ड आता है यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। अब केमिकल फर्टिलाइज़र से भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, काफ़ी फसलों में इंक्रीज होता है पर हेक्टार। तो केमिकल फर्टिलाइज़र आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड टू enhance the productivity. Use of chemical fertilizer has considerably increased over time. और जो सिंस इंडिपेंडेंट जो है केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ भी काफ़ी बढ़ा है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से सब्सटेंसली ये बहुत इंक्रीज हुआ है। इन 2017-18 नियरली 265.9 lakh टन्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र वर यूज। इतना केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ हुआ है, ये भी एक डेटा है जो आपको याद रखना पड़ेगा। नंबर थर्ड आता है यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। जो इंसेक्ट्स हैं और पेट्स जो हैं, कीड़े जो हैं, इनसे फसलों को बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ भी बहुत ज़रूरी है। Steps have been initiated to protect crops against disease and insects by using insecticide and pesticide. इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो हैं इनको मारने के लिए, फसलों को बचाने के लिए यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड भी यूज़ बढ़ा है। 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर हैव बीन सेटअप। इसमें 14 जो प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स डेवलप्ड किए गए, सेटअप किए गए हमारे कंट्री में फॉर प्लांट प्रोटेक्शन। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम वॉज अडप्टेड। जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम था इसको अडप्ट किया गया अलॉन्ग विद द एडप्शन ऑफ HYV टेक्नोलॉजी, HYV हाई यील्डिंग वेराइटी वाली टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये भी अपने पास एक टेक्निकल रिफॉर्म का पॉइंट आता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरीके से पेस्टिसाइड वगैरह जो हैं खेतों में छिड़के जाते हैं। नंबर 4 साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट जो प्रैक्टिस थी इसको भी अडप्ट किया गया। स्ट्रेस हैज़ बीन लेड ऑन द साइंटिफिक कल्टीवेशन एंड अगेंस्ट कन्वेक्शनल फार्मिंग। जो कन्वेक्शनल फार्मिंग थी, हल बैल चलाना, हाथ से बीजों को खेतों में बिखेरना या फसल को बिना थ्रेशर के दाने से निकालना, इससे काफ़ी टाइम भी वेस्ट होता था, मेहनत भी वेस्ट होती थी, फसल भी वेस्ट होती थी, प्रोडक्टिविटी लो रहता था। तो साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट को प्रमोट किया गया। साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग रिलेट टू सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स, क्वालिटी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब कौन सी फसल को आप चूज़ करेंगे। क्रॉप रोटेशन होता है, अगर इस साल आपने गेहूँ उगाया तो अगले साल आप सरसों उगाएं राबी सीजन में, क्रॉप रोटेशन आता है। या वेदर कंडीशंस को देखते हुए पर्टिकुलर एरिया में कौन सी फसल उगानी है ये डिसाइड करना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, बीज उगाने से पहले अपने खेत को, मिट्टी को कैसे तैयार करना है, उसको प्लगिंग कैसे करना है। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में, क्रॉप रोटेशन जो है, क्रॉप रोटेशन से क्या है, जो नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो बनी रहती है, तो वो भी फार्मर्स को बताना। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, कौन सा सीड्स आपको सेलेक्ट करना है मार्केट से, उसके बारे में प्रमोट करना, फार्मर्स को अपडेट करना। फिफ्थ, यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र बिसाइड्स अदर्स, मतलब कौन सा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ रहेगा। जो गोबर का खाद है उससे प्रोडक्टिविटी लो रहती है, और कितनी क्वांटिटी में केमिकल फर्टिलाइज़र को लगाना है, क्योंकि अगर आपने केमिकल फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ किया तो भी वो हमारी सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इन दिस कनेक्शन intensive agriculture area program has been introduced. इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ऑल्सो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, हैव बीन लॉन्च्ड टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए। ये नंबर 4 पॉइंट था। इसमें देखें, एज मैनी 23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ आर एंगेज टू प्रमोटिंग द रिसर्च ऑफ साइंटिफिक कल्टीवेशन। तो 23 जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को इसमें लगाया गया कि साइंटिफिक कल्टीवेशन जो है इसके बारे में वो रिसर्च करती रहें, और जैसे ही कोई नई रिसर्च आती है तो फार्मर्स को अपडेट करें। तो दीज आर द डेटाज, कौन सी यूनिवर्सिटी,
या मैनेजमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ऊपर जो आए थे ये भी आपको रखना है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, चाहे इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया अपने पास प्रोग्राम था, यहाँ लिखा हुआ है, ये आपको अपने आंसर में मेंशन करना पड़ेगा। नंबर 5 है मैकेनाइज मीन ऑफ कल्टीवेशन, मतलब कल्टीवेशन में मैकेनाइजेशन, ट्रैक्टर, थ्रेशर या अदर जो साइंटिफिक टूल्स है, मॉडर्न इनपुट्स को डालना। सेवरल मेजर्स हैव बीन टेकन टू स्प्रेड द यूज ऑफ मैकेनाइज्ड मीन ऑफ कल्टीवेशन टू enable the small farmer to buy the agriculture machines. Cheap credit facilities are provided by cooperative societies. कोऑपरेटिव सोसाइटी से चीप क्रेडिट अवेलेबल करवाई गई फार्मर्स को, ताकि वो ऐसे न्यू जो साइंटिफिक जो टूल्स हैं एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले इनको खरीद सकें। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एजेंसीज, रीजनल रूरल बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स जो हैं, इनमें उनको लगाया गया कि फार्मर्स को आप क्रेडिट अवेलेबल करवाओ मैकेनाइज मीन ऑफ कल्टीवेशन को करने के लिए। इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशंस हैव बीन सेट, कई स्टेट्स में एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जो हैं वो सेटअप किए गए फॉर दिस पर्पस। ठीक, तो दीज आर द 5 टेक्निकल रिफॉर्म्स। नाउ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और लैंड रिफॉर्म। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को आप लैंड रिफॉर्म भी बोल देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें फर्स्ट आता है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो इंटरमीडिएट जो थे, जो किसानों से फसल खुद बीच में खरीद के आगे बेचा करते थे, उनका एबोलिशन हुआ। इंटरमीडिएट्स बिटवीन द स्टेट एंड द एक्चुअल टिलर ऑफ द सॉइल, किसानों से फसल खरीद के सरकार को बेच रहे हैं या आगे प्रॉफिट मेकिंग करते हैं, तो ऐसे जो मिडिल मैन थे इनका एबोलिशन हुआ। पॉपुलरली नोन एज जमींदार हैव बीन एबोलिश। एबोलिश मतलब होता है हटाना, तो इन जमींदारों को हटा दिया गया। ऑनरशिप राइट हैव बीन कन्फर्ड अपॉन दीज हु एक्चुअली कल्टिवेट द सॉइल। तो ज़मीन का जो मालिकाना हक था वो जो रियल में खेती करते थे उन्हीं को ट्रांसफ़र किया गया। दिस हैज़ बीन डन विद द व्यू टू स्टॉपिंग एक्सप्लॉयटेटिव ऑफ द कल्टिवेटर बाय जमींदार। जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था जमींदार्स का वो इससे ख़त्म हुआ। तो एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट जो था, इट इज़ कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और लैंड रिफॉर्म। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेंट का जो रेगुलेशन था, जो किसानों से लिया जाने वाला रेंट था, पैसा था, उसका लिमिट तय किया गया टू पुट एन एंड टू एग्जेसिव एंड इलीगल एक्सटॉर्शंस फ्रॉम द कल्टिवेटर। जो ब्रिटिश लोग लिया करते थे लगान, उसको एक तरीके से एक्सटॉर्शन माना गया और रेंट जो था उसको रेगुलेटेड किया गया। रेंट हैव बीन फिक्स, जनरली दीज आर नॉट टू एक्सीड 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप। और इस रेंट, ये जो रेंट थे नए, ये टोटल फसल का 1/3 से ज़्यादा नहीं होते थे। मतलब 100 में से 30% अगर हम मानते हैं, 33% से ही कम होते थे। मतलब किसान को जो हिस्सा मिलता था वो 67 तक उसमें मिलने के चांस थे। सॉरी। नंबर 3, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। होल्डिंग्स का कंसोलिडेशन किया गया। जो स्मॉल जो लैंड कंसोलिडेशन थे उनको मिला के बड़े फार्म बनाए गए। विद अ व्यू टू रिड्यूस द फ्रेगमेंटेशन, स्टेप्स हैव बीन इनिशिएटेड टू कंसोलिडेट ऑफ होल्डिंग। फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है बिखरना। जो हमारी इधर उधर बिखरी हुई ज़मीनें थी उन सबको कंसोलिडेशन किया गया, मतलब मिला के एक बड़ा टुकड़ा बनाया गया। मतलब पास पास की ज़मीनों को मिला लिया। अब किसी किसान का एक ज़मीन का टुकड़ा है, दूसरा दूर है, तो उससे दूर वाला हिस्सा लेके उसकी ज़मीन के पास ही एक टुकड़ा दे दिया गया, जिससे उसका जो फार्म था बड़ा एक फार्म बन जाता था। बाय 2004 मोर देन 1633 लाख हेक्टार ऑफ लैंड वॉज ब्रॉट अंडर कंसोलिडेशन होल्डिंग्स। 2004 तक इतने लाख हेक्टार ज़मीन को कंसोलिडेट किया गया, छोटे छोटे टुकड़ों को मिला के बड़े खेत बनाए गए। नंबर 4 आता है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि अंडर दिस एक्ट जो फार्मर थे वो एक पर्टिकुलर जो डिसाइडेड लिमिट था उससे ज़्यादा ज़मीन के मालिक नहीं हो सकते थे। इफ़ देयर लैंड एक्सीड बियॉन्ड दिस लिमिट, तो गवर्नमेंट ने उनसे उन ज़मीनों को लिया और उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन जो था लैंडलेस फार्मर्स को किया। सीलिंग हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन द होल्डिंग साइज। होल्डिंग साइज पे
सीलिंग को डिसाइड किया गया, इम्प्लीमेंट किया। सीलिंग ऑन होल्डिंग्स इज मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टिवेबल लैंड, मतलब खेती करने लायक जो जमीन थी उसकी मैक्सिमम लिमिट को इस सीलिंग ने तय किया। दैट एन इंडिविजुअल और अ फैमिली कैन ऑन, मतलब एक इंडिविजुअल और एक फैमिली के पास लिमिटेड लैंड इतनी हो सकती है। क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंट पूरे पूरे गांव एक जमींदार के होते थे और जमींदार खेती करने वाले सभी लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करता था। इस चीज़ों को रिमूव करने के लिए ऐसा किया गया। द सरप्लस लैंड ओवर द अबाव द सीलिंग लिमिट हैव बीन रिज्यूम्ड बाय गवर्नमेंट एंड रिडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्मॉल होल्डर्स, या लैंडलेस लेबरर को दिया गया कि अगर किसी के पास लिमिटेड ज़मीन से ज़्यादा है तो उसको गवर्नमेंट ने रिज्यूम्ड मतलब छीन लिया और लैंडलेस या मार्जिनल फार्मर में रीडिस्ट्रीब्यूट किया। फिर अपने पास आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब होता है मिलजुल के खेती करना। जिनके पास छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े हैं, गवर्नमेंट ने उनको प्रमोट किया किसानों को कि आप आपस में मिलके एक बड़ा खेत तैयार करें और उसी के जरिए आप इकोनॉमिकली फार्मिंग कर पाएंगे। कोऑपरेटिव फार्मिंग इज इनकरेज टू एनहांस द बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल होल्डर्स टुगेदर। जब वो किसान मिलके खेती करेंगे, व्हेन दे विल सेल देयर क्रॉप्स देन दे आर इजीली बार्गेन बिकॉज दे हैव नाउ दे आर 4 person, नॉट ए सिंगल इंडिविजुअल। टुगेदर दे कैन बाय इनपुट्स एट द लोअर प्राइस, और वो मिलके 4 होंगे तो कम सस्ते इनपुट्स खरीद पाएंगे एंड सेल देयर प्रोडक्ट एट हाई प्राइस। ठीक, ये अपने पास 5th नंबर वाला जो कोऑपरेटिव फार्मिंग का पॉइंट था। 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लैंड रिफॉर्म जो थे बॉक्स में दिया हुआ है कि जो मोटिव बिहाइंड दीज लैंड रिफॉर्म क्या था गवर्नमेंट का। पहला, टू एंड द एक्सप्लॉइटेटिव ऑफ द एक्चुअल टिलर ऑफ द सोइल, कि एक्चुअल जो टिलर था उसका जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, शोषण, उसको रोकना। सो दैट दे आर एबल टू जनरेट सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट, ताकि इनके पास सरप्लस इनकम जनरेट हो बाय सेलिंग द सरप्लस क्रॉप्स, और उस पैसे को ये खेती में इन्वेस्ट कर सकें टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। दूसरा अपने पास था, इसमें और था, प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर इज एक्सपेक्टेड टू राइज ओनली व्हेन द फार्मर्स आर एबल टू जनरेट सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब ये माना गया कि एग्रीकल्चर जो है कि प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगी, जब फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, उनके पास सरप्लस होगा। नंबर 2 है टू प्रमोट क्वालिटी इन द रूरल इकोनॉमी, मतलब रूरल इकोनॉमी में क्वालिटी लाना। ये 2 मकसद से किस चीज़ के, लैंड रिफॉर्म्स के। ठीक, फिर आता है जनरल रिफॉर्म्स। जनरल रिफॉर्म इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें फॉलोइंग स्टेप्स इंक्लूड है, फर्स्ट, expansion of irrigation facilities. This is called general reform. After independence, our government continuously increasing the permanent mean of irrigation system. उसको improve करती जा रही है, increase. With a view to raising productivity in agriculture, irrigation facilities have been expanded. Irrigation facilities को expand किया गया है. Several major and minor irrigation projects have been launched across different part of the country. कंट्री के डिफरेंट पार्ट में कई माइनर और मेजर इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है उनको स्टार्ट किया गया है। जैसे भाखड़ा नांगल देखा, गांधी बजाज सागर, राणा प्रताप सागर, ये जो डैम है इनमें रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है, और जब रेनी सीजन जाता है तो इन डैम के जो पानी है इसको फसलों को पिलाने में नहर बना के पहुँचाया जाता है। हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, our first prime minister पंडित जवाहरलाल नेहरू proclaimed that dams are the temple of modern India, कि जो मॉडर्न जो डैम्स है मॉडर्न इंडिया के टेम्पल है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज ही नो द इम्पोर्टेंस ऑफ डैम, ही नो द इम्पोर्टेंस ऑफ परमानेंट मीन ऑफ इरिगेशन। इन 1951 ये डेटा आ रहा है, याद रखना है, barely 17% of the land was under permanent mean of irrigation. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली 17% ऐसी ज़मीन थी, टोटल ज़मीन का 17% इंडिया में जो जहाँ पे परमानेंट मीन ऑफ इरिगेशन अवेलेबल थे। अदर जो पार्ट्स थे हमारे, जिसमें हमने पास 83 आ जाएंगे, 83 जो ज़मीन थी वो वहाँ पे परमानेंट जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। नाउ इरिगेशन इज़ कन्वर्टिंग अबाउट
covering about 45% of land under the cultivation. तो अब अपने पास जो 17% था वो बढ़ के 45% लैंड हो गया है, जिसको कि हमने परमानेंट मीन ऑफ इरिगेशन में कवर किया है। ठीक, ये डेटा याद रखना है। नंबर सेकंड, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, किसानों को जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी फैसिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए भी काफ़ी स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट ने। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हैव बीन सेटअप, कोऑपरेटिव जो क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं इनको सेटअप किया गया। हैव बीन सेटअप टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑल्सो रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, अब इनमें देखो बहुत बढ़िया चीज़ है, रूरल डेवलपमेंट बैंक थे, हैव बीन इस्टेब्लिश, ये बैंक इस्टेब्लिश किए गए टू कैटर टू क्रेडिट नीड्स, मतलब क्रेडिट जो नीड थी फार्मर्स की उसका सामना करने के लिए। एट प्रेजेंट देयर आर 94,647 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, इतनी तो प्राइवेट जो एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, एंड 768 प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर जो चलता था वो स्टार्ट है। 768 प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर हैं इन रूरल डेवलपमेंट बैंक्स इन द कंट्री। और रूरल जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनकी ब्रांचेस गाँव में खोली गई और उनका मोटिव रूरल एरिया में क्रेडिट अवेलेबल कराना था। यस, कमर्शियल बैंक्स हैव ऑल्सो बीन कैटरिंग टू क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर। जो कमर्शियल बैंक है वो भी इस साइड में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द क्रेडिट टू द फार्मर्स। These banks provide about 72% of total institutional reform। जो टोटल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है दीज बैंक प्रोवाइड 72% तो कमर्शियल बैंक से आता है। मतलब कमर्शियल बैंक एक बड़ा हिस्सा क्रेडिट प्रोवाइड करने में करते हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। रीजनल रूरल बैंक्स हैव बीन इस्टेब्लिश, कुछ रीजनल रूरल बैंक जो थे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस्टेब्लिश किए गए। फर्दर एनहांस क्रेडिट फैसिलिटी टू द फार्मर, इन्होंने भी क्रेडिट फैसिलिटी जो है फार्मर्स के लिए काफ़ी बढ़ाए हैं। इन 1982 नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म नाबार्ड है, NABARD, ये 1982 में इस्टेब्लिश किया गया। ये एक बड़ा बैंक है जो रूरल क्रेडिट साइड में काम करता है अपना। इसका ईयर आपको याद रखना है, ये MCQ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स में। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कहीं अंडरलाइन करके रखें ताकि बाद में आपको ढूंढना नहीं पड़े। जैसा कि ऑनलाइन जो टेस्ट लिए जा रहे हैं इन माय सब्जेक्ट, दीज आर जनरल MCQ एंड fill in the blanks test. Then you can easily practice about MCQ and fill in the blanks by taking these tests. तो in next Saturday जो है वो फिर टेस्ट होगा। तो नाबार्ड का ईयर आपको याद रखना है, वॉज इस्टेब्लिश टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटी टू द फार्मर्स एट द नेशनल लेवल। In 2017-18, flow of institutional credit to the farmer was estimated to be 11,79,425 करोड़। ये आपके पास डेटा है 2017-18 में इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिट था टू द फार्मर वाज एस्टिमेटेड, उसका आइडिया इतने करोड़ लगाया गया है कि किसानों को जो इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिट है वो इतने करोड़ दिया गया। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मतलब होता है बैंक वगैरह जो गवर्नमेंट है, जो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करते हैं, ये काफ़ी चीप रेट पे प्रोवाइड करते हैं। और नॉन इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिट है उसका मतलब होता है मनी लेंडर और महाजन से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया गया पैसा। नंबर थर्ड आता है रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सिस्टम। क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम अपने पास मार्केटिंग सिस्टम की थी, तो जो अपने पास टेक्निकल रिफॉर्म जो जनरल रिफॉर्म्स है उसमें इसमें भी कुछ काम किया गया है। रेगुलेटेड मार्केट हैव बीन इस्टेब्लिश्ड अक्रॉस ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में रेगुलेटेड जो मार्केट सिस्टम है, अनाज मंडियाँ, वो इस्टेब्लिश की गई। दिस इज़ विद अ व्यू टू ऑफरिंग रिम्यूनरेटिव प्राइस टू द फार्मर्स। और रिम्यूनरेटिव प्राइस मतलब जो रिवाइज जो प्राइस हैं गवर्नमेंट की, जो लेटेस्ट जो प्राइस अनाउंस होती हैं उस पर यहाँ अनाज खरीदा जाता है।
and protect them against exploitation by the middlemen. These markets are governed by market committees appointed by government. और ये जो अनाज मंडियाँ यहाँ पे कौन गवर्न करता है? वो कमेटीज जो अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट है। तो इनका काम यही होता है कि किसानों की फसलों का सही उनको तोल के सही टाइम पे उनको पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए, ठीक। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पैसा किसी को न मिले, ये भी ये कमेटीज़ देखती है। फिर आता है दीज कमेटीज़ एंश्योर टाइमली पेमेंट टू द फार्मर एंड ऑल्सो एंश्योर दैट ओनली स्पेसिफाइड वेट एंड मेजर्स आर यूज्ड टू वेट एंड वैल्यू टू द फार्म प्रोडक्ट, ताकि किसानों को अपनी फसल का सही पैसा मिले, उनका वेट सही हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना इन जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटीज़ है उनका काम है। तो ये अपने पास थर्ड जो था रिफॉर्म अंडर जनरल रिफॉर्म था, इसमें और है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ हैव बीन इस्टेब्लिश टू एनहांस बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर्स इन द मार्केट। अब फार्मर क्या करते हैं, उनको पता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिलना है, बट if the quality of their food grain is very high, then they can bargain for the high price। वो MSP से ज़्यादा के लिए बार्गेनिंग कर सकते हैं, तो क्वालिटी वाइज उनको ज़्यादा प्राइस मिलती है। MSP का मतलब है उससे कम नहीं मिल सकती, इट डजेंट मीन कि उससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगी। बार्गेनिंग पावर वो उनके पास होता है। दीज सोसाइटीज एंश्योर दैट द फार्मर्स प्रोड्यूस इज ग्रेडेड एंड सोल्ड ओनली व्हेन रिम्यूनरेटिव प्राइस इज अवेलेबल। तो ये गवर्नमेंट कमिटीज़ क्या करती हैं, गवर्नमेंट जो फार्मर्स हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं उसको कैटेगराइज करती है, ग्रेड करती हैं, और उसके बाद सही कीमत जब मिलती है तब उसको बेचा जाता है। रिम्यूनरेटिव प्राइस मतलब अच्छी कीमत। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंश्योर दैट देयर इज़ नो गल्ट ऑफ सप्लाईज इन द मार्केट, मतलब कोई भी गल्ट गड़बड़ नहीं हो द मार्केट, सो दैट द क्रॉप प्राइस डज नॉट क्रैश, ताकि जो किसानों की क्रॉप का प्राइस है वो कहीं भी क्रैश नहीं हो जाए, मतलब वो नीचे नहीं गिरे, किसानों को कम नहीं मिले, क्योंकि MSP तो गवर्नमेंट बहुत कम फसलों पे लगाती है। तो ऐसी फसलें जिन पे MSP नहीं लगा हुआ है उसमें भी गवर्नमेंट उनको सही कीमत सही वेट से दिलवाने की कोशिश करती है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ देयर क्रॉप्स। प्रोविजन फॉर स्टोरेज ऑफ द क्रॉप्स इज मेड बाय द सोसाइटीज़। अब एक चीज़ और की है इन सोसाइटीज़ ने, वो क्या है, प्रोविज़न। और किस चीज़ का प्रोविज़न ऑफ स्टोरेज ऑफ द क्रॉप्स, भी जो क्रॉप्स है उनको स्टोर कहाँ करना है, बाय द सोसाइटीज़ ऑन द बिहाफ ऑफ द मेंबर फार्मर्स। अब फार्मर इनका मेंबर जब बन जाता है तो उनकी फसलों को वहाँ पे स्टोर करने की फैसिलिटीज़ भी होती हैं। काफ़ी मंडियाँ जो कवर्ड है, जैसे बारिश वगैरह आ जाए तो वहाँ वो अपना अनाज सुरक्षित रख सकता है किसान। फिर नंबर 4 आता है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट एंश्योर अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर फॉर हिज प्रोडक्ट सो एज टू प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज़ ऑफ द मार्केट। अब मार्केट में क्या होता है, अनसर्टेनिटीज़ होते हैं। कई बार मार्केट में बहुत कम प्राइस मिल रहा होता है तो MSP फार्मर्स को प्रोटेक्ट करता है कि मिनिमम उनको ये प्राइस तो मिलना ही है, या मार्केट कितना ही अनसर्टेनिटीज़ दिखाए, बिकॉज गवर्नमेंट इस प्राइस पे सारे अनाज को एंटायर कंट्री में से खरीद के बफर स्टॉक क्रिएट कर लेगा, फिर उससे वो PDS सिस्टम में हाई सब्सिडी पे उसको प्रोवाइड करता है, तो किसान इंश्योर्ड हो जाते हैं MSP से। अब MSP क्या होता है, इट इज़ अ प्री अनाउंस प्राइस फॉर सम स्पेशल क्रॉप जस्ट लाइक वीट, राइस, शुगर कैन, इनके लिए होता है कि जब वो फसल उगाते हैं तो प्री अनाउंस होता है, वो पर ईयर अनाउंस किया जाता है। पिछले साल से बढ़ा के अनाउंस करती है गवर्नमेंट इसको, ताकि किसानों को फसलों के लिए वो एग्रीकल्चर को प्रमोट करना हुआ कि वो खुशी से फसल उगाए। तो दिस इज़ द प्रोसेस। तो ये अंडर जनरल रिफॉर्म ये 4 रिफॉर्म किए गए। तो आपने देखा ये अपना एक बड़ा क्वेश्चन आज हमने पढ़ा है। जो रिफॉर्म थे एग्रीकल्चर सेक्टर में 3 रिफॉर्म पढ़े, टेक्निकल रिफॉर्म हमने पढ़ा है, फिर लैंड रिफॉर्म हमने पढ़ा है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जिसको बोलते हैं, और जनरल रिफॉर्म। होप यू आर एंजॉइंग। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट ऑल्सो। थैंक यू।